एक ऐसा हादसा जिसकी तस्वीरें जिस किसी ने भी देखी उसका दिल पसीज आया, मुंह को कलेजा न आ गया, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं उसने कई सवाल खड़े किए। लेकिन सवालों के बीच में ऐसा विभत्स हादसा, ऐसा खतरनाक हादसा जो रोंगटे खड़े करने वाला है। नमस्कार, आपके साथ मिलावनी विनीत हूं और बहुत महत्वपूर्ण प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। आपसे ठीक 24 घंटे पहले एक ऐसा हादसा हुआ है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। एक ऐसा हादसा हुआ है जिसकी चीख अंतरात्मा को झकझोर रही है। एक ऐसा हादसा जिसका पोस्टमार्टम जरूरी है कि आखिर यह हादसा है या फिर साजिश है, हत्या है। क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां बालासोर रेल हादसे में बन रही है, उसके बाद से यह पूछा जा रहा है कि हादसा वाकई किसी मशीनरी एरर की वजह से हुआ है, किसी मैकेनिकल एरर की वजह से हुआ है, या इसके पीछे कोई ह्यूमन एरर भी है। तीन ट्रेनें एक साथ आपस में किस तरह से टकरा जाती हैं। देश ने इस सदी के इस भयानक हादसे को देखने के बाद से उन तस्वीरों को याद करने की कोशिश की जो बीते इतिहास के पन्नों को पलटने पर सामने आती हैं, जो झकझोर देती हैं, जो याद दिलाती हैं उन खतरनाक हादसों की, जिसमें हादसे के बाद जब जांच आई तो कई बार हत्या जैसी परिस्थिति बनती हुई भी नजर आई है। क्या इस बार भी इस हादसे के पीछे ऐसी कोई तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है? हर पहलू का पोस्टमार्टम जरूरी है। इसीलिए हादसा कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदारी तय करेगा, किसकी जवाबदेही होगी, आज इन तमाम सवालों के साथ इस चर्चा में हमारे साथ कुछ खास अतिथि जुड़ेंगे। आज कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं होगी, आज चर्चा होगी कि हादसों पर से कैसे बचा जाया जा सके, कैसे पार पाया जा सके, कैसे जब तक हम जिम्मेदार लोगों के लिए जवाबदेही तय नहीं करेंगे, ऐसे हादसे सदी दर सदी हमारे सामने आते रहेंगे और हम यूं ही चर्चा करते रहेंगे। इसलिए उन तमाम सवालों के जवाब भी ढूंढेंगे अतिथियों के साथ। लेकिन सबसे पहले आइए दिखाते हैं आपको वो रिपोर्ट जो उन तस्वीरों को बयां कर रही है जो अब से ठीक 24 घंटे पहले हुए एक विभत्स हादसे से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर करती है। बालासोर हादसे की तस्वीरें जिसने भी देखी उसका कलेजा फट गया। चीखों से थम गई धरती अपनी धुरी पर और डबडबा उठी आंखें। पटरियों पर दौड़ती गाड़ियों की भिड़ंत ने 280 से ज्यादा जिंदगियों को ले लिया। कोई माँ अपने लाल की बाट जोहती रही तो कोई पिता अपने बेटे के फोन के इंतजार में रह गया। ट्रेन की रवानगी के बाद खैरियत बताकर फोन रखने वालों के परिवारों ने ये कभी नहीं सोचा रहा होगा कि ये उनका अंतिम कॉल होगा। हादसा ऐसा था कि एक बार में कुछ समझ में नहीं आया। पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर की खबर तैरने लगी। इसके बाद हावड़ा एक्सप्रेस के टकराने की भी खबर ने सबको झकझोर दिया। इस ट्रेन हादसे में एक के बाद एक ट्रेनें बेपटरी होकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी और दूसरे ट्रैक को चपेट में लेती गयी। शुक्रवार रात के अंधेरे में हुए हादसे की तस्वीरें जैसे जैसे साफ होती गई, वैसे वैसे लगता गया लाशों का अंबार। शनिवार सुबह अंधेरा छटा तो हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। एनडीआरएफ को बोगियों के बीच चिपके शवों को निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ा। शासन प्रशासन से लेकर सेना तक ने मोर्चा संभाल लिया। हालात का जायजा लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौकाए वारदात पर पहुंचे। इसके पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी घटना स्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लेते नजर आए। हादसे में मारे गए लोगों के लिए 10-10 लाख के मुआवजे की घोषणा कर दी गई है और पीएम राहत कोष से भी 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। लेकिन इन सब के बीच हादसे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल जवाब, जांच और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन 280 परिवारों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि उनके घरों में पसरा है मातम।
असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो। कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो निचले स्तर की जो चीजें की जरूरत होते हैं, सवारी को सुरक्षित अपना गंतव्य स्थल पहुंचाने के लिए उसमें ज्यादा ध्यान और तवज्जो देने की जरूरत है। ज्यादा बुलेट ट्रेन करके हमारा रोजाना हिंदुस्तान की रेल की पटरी से अब चौंक जाओगे कि 25 लाख सवारी रोजाना सफर करते हैं। तो एक बुलेट ट्रेन की चलते सारे धन वहां निवेश किए जाते हैं, कहीं वंदे भारत की बात किए जाते हैं, लेकिन रोजाना 25 लाख, मतलब आप अगर मानो तो एक साल में सारा दुनिया में जितने आबादी है उससे ज्यादा हम रेलवे में सफर तय करते हैं। तो उसमें अगर ध्यान सही ढंग से नहीं दिया जाना, ये सबसे बड़ा गलत। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है, पॉलिटिशियंस इस चीज को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर चंद ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी सभी की है, क्योंकि ये हादसे कई सवाल खड़े करके जाते हैं। ये हादसे एक साथ कई परिवारों को तबाह कर देते हैं। सोचिए, 280 के लगभग लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि 900 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई ऐसे हैं जो अब भी जीवन मृत्यु से जूझ रहे हैं। जब ऐसे हादसे सामने आते हैं, बार बार ये कहा जाता है कि कुछ गलतियां हुई, लेकिन गलतियों पर पार क्यों नहीं पाया जाता? ये जो हादसा है वो किन सवालों को जन्म देता है? कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की जरूरत है, और वो सवाल इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। महत्वपूर्ण रूप से, क्या पटरियों में पहले से ही कोई खामी थी? अगर थी तो इस पर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया गया है? हादसे पर जो सवाल उठ रहे हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। क्या पटरियों की रूटीन जांच में कोई लापरवाही हुई है? यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि क्या पटरियों की वजह से ही डिरेल हो गई ट्रेन? क्या पटरियों के साथ कोई छेड़छाड़ हुई? क्या तेज रफ्तार की वजह से ट्रेन डिरेल हुई है? क्योंकि जो ट्रेन की रफ्तार थी, आपको बता दें, कोरोमंडल की अगर बात की जाए तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, और जो दूसरी ट्रेन जो खास तौर से जिससे कोलिजन हुआ है हावड़ा, उसकी स्पीड 125 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है। इन सब के बीच बार बार कहा जाता है कि ट्रेनों में टकराव ना हो, इसलिए एंटी कोलिजन सिस्टम की बात तो आती है, लेकिन क्या ये कवच एंटी कोलिजन सिस्टम क्या ट्रेनों में लगा हुआ था? और अगर कवच लगा था तो फिर टक्कर कैसे हुई? हालांकि ये अभी स्पष्ट रूप से तो नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि ऐसा कोई सिस्टम इन ट्रेन में नहीं लगा हुआ था। जीपीएस मॉनिटरिंग में ट्रेन हादसे का पता क्यों नहीं चल सका, जबकि हम पूरी तरह से कहते हैं कि पूरा का जो पूरा सिस्टम है वो जीपीएस सिस्टम पर ही बेस्ड होता है। स्टेशन पास था तो ट्रेनों की रफ्तार इतनी तेज क्यों थी? यह भी महत्वपूर्ण है। क्या दुरंतो एक्सप्रेस का ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम
फेल हो गया था, और अगर ऐसा हुआ तो फिर इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं लग सकी? इसके साथ ही साथ क्या रेल में कोई क्रैक था या फिश प्लेट ढीली थी? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द जांच जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा क्या स्टेशन मास्टर को इसकी जानकारी नहीं थी कि लूप में एक ट्रेन खड़ी है और 2 मेन लाइंस है जिस पर लगातार ट्रेनों का आना जाना बना हुआ है? ऐसी परिस्थिति में इन सवालों का जवाब ढूंढने के बाद से ही सही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, और जिनकी जिम्मेदारी है उनको जवाबदेह भी होना होगा, क्योंकि जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी ऐसे हादसे होते रहेंगे। और क्या होना चाहिए, इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जो खास पैनल आज जुड़ रहा है, मैं आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। हमारे साथ आज विशेष रूप से स्वागत करते हैं, हमारे साथ इस वक्त फॉर्मर आईजी हैं रणवीर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिवा गोपाल मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब दोनों ही अतिथियों से लेने की कोशिश करूंगी। तो बालासोर रेल हादसा जो अपने पीछे कई सवाल खड़े कर रहा है, उन सवालों का जवाब हम ढूंढे उससे पहले हादसों की जो तस्वीरें, इस हादसे की जो तस्वीर सामने आई है वो अपने आप में दिल दहला देने वाली है। ड्रोन शॉट इस वक्त हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिस तस्वीर को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कोलिजन हुआ है वो कितना भयानक हुआ है, कितना भयानक मंजर रहा होगा। शाम के 6:55 का वक्त बताया जा रहा है कल का, यानी कि अब से ठीक अगर देखें तो अब 23 घंटे के करीब पहले ये बड़ा हादसा हुआ, जब 2 मेन लाइंस थी, जिस पर एक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी, दूसरे पर हावड़ा एक्सप्रेस को जाना था, और जो लूप लाइन थी वहां पर जो मालगाड़ी थी वो खड़ी हुई थी। ऐसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कहा जा रहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी, उसकी बोगियां डिरेल होती हैं B1 से B9, A1 A2 और इंजन के साथ के डिरेल होती है। इसकी टकराव ये डिरेल होकर जो लूप लाइन पर खड़ी हुई मालगाड़ी है उससे टकराती है, और इसके बाद मालगाड़ी से टकराव के बाद कुछ डब्बे तीसरी तरफ जो पटरी थी जिस पर हावड़ा एक्सप्रेस कुछ ही सेकंड्स के बाद आ जाती है, वहां पर गिरती है। और जब हावड़ा एक्सप्रेस आती है तो उसके भी ऑलमोस्ट वो माफ कीजिएगा, ऑलमोस्ट वो निकल चुकी थी। जो पीछे के कुछ जो डिब्बे थे वो टकरा जाते हैं, जो कोरोमंडल के गाड़ी के जो डब्बे गिरते हैं तीसरी पटरी पर। ऐसे जो 3 ट्रेनों का कोलिजन होता है, और वो तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये भयानक मंजर था। इतना भयानक हादसा कि सीधे तौर पर यहां पर इस रूट पर चलने वाली 60 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, 50 से ज्यादा ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ गया है। और इस हादसे के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन तो शुरू किया गया, क्योंकि शाम का वक्त था। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो स्थानीय लोग थे वो वहां पहुंच जाते हैं, अपने स्तर पर जो लोकल प्रशासन है वो रेस्क्यू शुरू कर देता है, और इसके बाद एसडीआरएफ की टीमें लगती हैं, एनडीआरएफ की टीमें लगती हैं। शाम का वक्त था क्योंकि रात हो चुकी थी, रात में थोड़ा सा रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन जैसे ही दिन फिर से खिलता है उसके बाद जो तस्वीरें आती हैं धीरे धीरे वो अपने आप में बहुत सारे सवालों के साथ बहुत सारे दर्द भरी तस्वीरों को सामने रखते हैं, बहुत सारे दर्द दे के जाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन धीरे धीरे शुरू होता है। रेलवे मिनिस्टर श्री वैष्णव आपने देखा कि शुरू में ही पहुंच जाते हैं जायजा लेने के लिए, और लगातार उनका यह कहना था कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो रेस्क्यू की है, लेकिन जो भी रिस्पॉन्सिबल इस एक्सीडेंट के लिए है उनकी जवाबदेही तय करके उन पर कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी। एक, दो, तीन, चार कई पटरियां जो डिब्बे डिरेल हुए थे उनकी तस्वीरें आपने देखी, लेकिन अब जो तस्वीर है, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीर है, उसे देखने के बाद रूह कांप उठेगी जब ट्रैक पर लाशें बिछी हुई नजर आती है। लेकिन इसके बाद से मौके पर एनडीआरएफ भी मौजूद रहता है, एसडीआरएफ भी मौजूद रहता है, लोकल जो प्रशासन है उसकी टीम्स भी, और प्लस जो स्थानीय लोग होते हैं वो भी वहां पर उपस्थित होते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हैं। लेकिन चारों तरफ जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया जो पहला मंजर था सिर्फ लाश ही लाश नजर आ रही थी। देखिए ट्रैक की ये तस्वीरें, ये दिल दहला देती हैं ये तस्वीरें कि इधर उधर लाशें बिखरी हुई थी,
पहली नजर में तो लोगों ने यहां तक बताया कि किसी का हाथ नहीं था, किसी का चेहरा एकदम खराब हो चुका था, अलग अलग टुकड़ों में लोग हो चुके थे, एक के ऊपर एक चढ़े हुए लोग थे। हालात इतने बदतर थे कि गैस कटर से काटकर लाशों को निकालना पड़ा है। यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह टकराव कितना भयंकर था। अब ये ह्यूमन एरर है या मशीनरी एरर है, इसकी पुष्टि तो जांच के बाद ही होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो मन में स्वतः ही आ जा रहे हैं। और जो मन के स्वतः प्रश्न हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या ये कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति बन रही है उस परिस्थिति में बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस को अप मेन लाइन में जाना था तो वो लूप वाले सिस्टम पर कैसे आ जाती है। ग्रीन सिग्नल मेन लाइन का था तो कोरोमंडल का ट्रैक आखिर किसने चेंज कर दिया। क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। आइए सीधे इन्हीं तस्वीरों के साथ अपने अतिथियों के पास चलते हुए इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर आईजी रणवीर शर्मा जी जुड़े हुए हैं। रणवीर जी स्वागत है। लेकिन आज का दिन जब आंखें खुली, हालांकि रात में ही ये खबर आ चुकी थी, अंदाजा ये नहीं था कि जब दिन खिलेगा तो मौतों का आंकड़ा, मौतों की तस्वीरें ऐसी आती जाएगी कि बहुत सारे सवाल मन में खड़े करेगी। और उन्हीं में से एक सबसे बड़ा सवाल कि मशीन एरर तो बड़ा आसानी से लोग कह देते हैं कि भाई मशीन की गलती हो गई, सिग्नल की गलती हो गई, लेकिन क्या आपको इसमें किसी तरीके की साजिश की बू नजर आती है रणवीर जी? रणवीर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद उनसे हमारा कनेक्शन टूट गया है, लेकिन इन सब के बीच ट्रेन हादसों की दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी हैं। और इन तस्वीरों के साथ साथ अब जरा उन घायलों की बातें भी आपको सुनवा देते हैं जो इस पूरे हादसे के प्रत्यक्षदर्शी भी हैं और जिनके जहन में, जिनके मन में ये यादें एक दर्द बनकर भद्रक बंद में कर रहा था। तो आज घर आने का टाइम, मेरा नाम समीरन सेठी है, मेरा घर भद्रक बंद में, मैं टाटा पावर बालेश्वर में जॉब कर रहा था। तो आज घर आने का टाइम कोरोमंडल में 640 को ट्रेन पकड़ा बालेश्वर से, ठीक 6:55 का अंदर बाना स्टेशन में ऐसा कुछ आवाज़ आया। तो सोचा क्या, फिर जैसे पलटी हो गया, वो मालूम चला कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। फिर जब एक्सीडेंट होने के बाद जब वो बॉगी रुका ना, फिर मैं पहले निकला, फिर मेरे साथ जो 3-4 आदमी थे उनको भी रेस्क्यू किया। बम्बई से एक रेल आ रहा था और हम लोग इधर সাদরাগাছি শালিমার থেকে আমরা যাচ্ছিলাম চেন্নাই, ওদিক থেকে বোম্বাই আসছিল, ট্রেনটা খুব গতি ছিল, দুজনের মুখোমুখি হয়ে গেছে। আমাদের ট্রেনের বগি উল্টে পুরো ভেঙে ট্রেনের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে। देखिए, जो घायल हैं और घायल जो प्रत्यक्षदर्शी भी कह रहे हैं, पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। अचानक से एक धमाके की आवाज होती है और उन्हें खुद पता नहीं होता कि वो किस हालत में होते हैं। कुछ देर के बाद देखते हैं तो जो बोगियां शत विक्षत पटरियों पर थी, उसके साथ साथ छितरे पड़े हुए लोग थे, इधर उधर ट्रैक्स पर पड़े हुए लोग थे, और वो तस्वीरें दिल दहला देने वाली वो आप लगातार बीते 24 घंटों से देख रहे हैं। हमारे साथ रणवीर शर्मा जी हैं, फॉर्मर आईजी हैं। रणवीर जी, ये तस्वीरें देखने के बाद, इस हादसे की जो तस्वीरें सामने आई है, इन तस्वीरों को देखकर क्या आप इसे वाकई ह्यूमन एरर मानते हैं या फिर मैकेनिकल एरर? क्या आपको इसमें किसी तरीके की साजिश की कोई बू आती है? देखिए मैम, ये अभी इन्वेस्टिगेशन है और इसमें दोनों चीज हो सकती है, ह्यूमन एरर भी हो सकती है, साजिश भी हो सकती है, क्योंकि एक साथ मतलब इतना स्टेशन के नजदीक होने हादसा हो रहा है, वो शक की जरूरत करता है। और सबसे पहले ट्रेन आने से पहले वो पूरी रेकी होती है, वहां पे गश्त होती है अपनी ट्रॉली की। अब या तो वो गश्त नहीं हुई, या कोई लापरवाही हुई है, या उनका जो सिग्नल सिस्टम है
उसमें कोई लापरवाही है। अब ये दोनों चीजें इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इस पे अभी थोड़ा सा समय हमें देना पड़ेगा, खासकर रेलवे महकमे को और साथ में रेलवे पुलिस को। जो रेलवे पुलिस में उनके साथ ही साथ है वो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तफ्तीश कर रही है, और जो हमारे टेक्निकल लोग हैं वो भी इसकी तफ्तीश कर रहे हैं कि जरूर कोई ना कोई ह्यूमन एरर तो निश्चित है ही है, इसमें तो दो राय नहीं है। अब मैकेनिकल एरर क्या हो सकती है, ट्रेन का ब्रेक फेल हुआ है या कोई और हादसा या कोई साजिश, वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, वो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, एकदम किसी बात टाइम को कहना लगेगा, गलत लेकिन जो परिस्थिति बन रही है उस परिस्थिति में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है। हमने शुरू से देखा है कि ट्रेन्स जो रही हैं, रेलवे एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में सामने आता रहा है। कभी कभी छोटे हादसे हुए, लेकिन उन हादसों के पीछे की साजिशें हमने देखी। बीते दिनों अगर आप याद करें तो नक्सलियों का सॉफ्ट टारगेट हुआ करता था रेलवे। कई बार पटरियों को बेपटरी करने के लिए एक्सप्लोजन्स लगाए गए, बहुत सारे ऐसी हादसों का जिक्र भी हुआ। और जब नक्सलियों का गठजोड़ धीरे धीरे जब आतंकी संगठनों से होने लगा और आतंक पर काबू पाने के लिए हम सामने फिजिकली तो तैयार हैं, लेकिन जो टैक्टिकल वॉर होती है, महत्वपूर्ण यह है कि टैक्टिकल वॉर ऐसे ही होती है कि आप रेलवे को पॉइंट आउट कर लीजिए, आप बड़े बाजारों को पॉइंट कर लीजिए। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या इस पूरे हादसे में भी आपको ऐसा लगता है कि ये कोई एक हिडन वॉर तो नहीं है, उसकी जैसी कोई पिक्चर तो नजर नहीं आ रही है, और अगर ये है तो ये कितना बड़ा खतरा है हमारे देश के लिए। जो घायल हैं उनको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू पहुंचाया जाए, अगर जरूरत है, अगर कहीं दूसरी जगह उन्हें ट्रीटमेंट मिलनी है, इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की है। तमाम तरीके की जो रेस्क्यू से जुड़े हुए ऑपरेशंस हैं, जो नॉर्म्स हैं, उन्हें फुलफिल किया जा रहा है या नहीं, इसका जायजा भी प्रधानमंत्री ने लिया है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि जांच होनी चाहिए, और जांच में बात केवल मशीन एरर की ही नहीं, ह्यूमन एरर की ही नहीं, बल्कि क्या ये कोई आतंकी साजिश हो सकती है, ये किसी तरीके की जिहादी साजिश हो सकती है, इस एंगल से भी जांच होने की जरूरत है। और इसीलिए ब्रेक से पहले आप रणवीर शर्मा जी, मैंने ब्रेक से पहले आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न छोड़ा था। मैंने कहा था कि रेल जो होती है वो बहुत सॉफ्ट टारगेट है। पहले भी हमने देखा है कि टारगेट किया गया है, पटरियों को निशाना बनाया गया है। अब आपको नहीं लगता कि क्या इस पूरे प्रकरण में ऐसा कोई पॉइंट भी आ सकता है? क्या ये किसी तरीके की जिहादी साजिश हो सकती है? मैम, इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर अभी किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। नंबर एक, ये साजिश भी हो सकती है, ह्यूमन एरर भी हो सकती है, मैकेनिकल एरर भी हो सकती है। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। एकदम हम कोई निर्णय या कंक्लूजन नहीं दे सकते, क्योंकि ये पूरी जांच का विषय है। अभी मैकेनिकल स्टाफ सबसे पहले यही देखेगा कि भी ट्रेन का आमने सामने जो टकराव होना है, मतलब जैसे ही सिग्नल डाउन किया जाता है हर एक ट्रेन के लिए, तो ट्रेन को एक साफ रास्ता दिया जाता है जी। ये एक सीधा सा फंडा है, हर एक आम आदमी को समझ में आती है। और जो जांच का मामला, वही जांच का मामला है, क्या जब वो सिग्नल दिया गया ट्रेन को पास करने का, उस टाइम ट्रेन की इतनी ज्यादा स्पीड, मतलब ट्रेन का जो ड्राइवर था वो सेफ समझ रहा था कि सब कुछ मेरा रास्ता क्लियर है, तो वो मैकेनिकल जो सिस्टम है, क्या वहां वो कोई फेलियर हुआ है? ये जांच का विषय है कि जिस वक्त सिग्नल डाउन किया गया ट्रेन को पास करने के लिए, वो कितना सही था और कितना गलत था। नंबर दो, पेट्रोलिंग जो पार्टी है, हमेशा ट्रेन के आने से आधा घंटे से 1 घंटा पहले पेट्रोलिंग पूरी हो जाती है कि कोई ट्रेन के ऊपर, कोई हमारी पटरी के ऊपर कोई घटना तो नहीं है, कोई फिश प्लेट वगैरह तो नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ तो नहीं है। वो सभी चीजें जो पेट्रोलिंग की गश्त चलती है, ट्रॉली चलती है, उन लड़कों ने क्या किया है? उन्होंने कोई स्टेशन मास्टर को कुछ सूचना दी है, कोई बात दी है, कोई कहानी दी है, कोई वहां पैसेंजर कोई आने जाने वाला था, उसने कोई ऐसी सिचुएशन बताई हो। अब ये मतलब 3 ट्रेनों का आमना सामना होना, और वो भी एक ही पटरी पे बालासोर के स्टेशन के पास होना, ये सारी चीजें एक कहीं ना कहीं साजिश की बूंद दिखाई दे रही है। बिल्कुल सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, बीइंग अ फॉर्मर IPS ऑफिसर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि
जो जब ऐसी एक्सीडेंट्स होते हैं तो लगातार इन एक्सीडेंट्स में पुलिस की जांच भी होती है, तो आप लोग जब ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसमें जांच किन किन पॉइंट्स पर आप करते हैं? वो कौन से किन पिन पॉइंट्स होते हैं जिसे लेकर सबसे पहले आगे बढ़ा जाता है? नंबर 1 मैम, जैसे ही हम कोई ट्रेन हादसा होता है तो सबसे पहले हम उस स्टाफ की जानकारी लेते हैं कि वहां स्टेशन मास्टर से लेके नीचे तक का स्टाफ कौन कौन था। नंबर 2, उस स्टाफ की कोई बदतमीजी, जैसे किसी ने शराब पी लेना, किसी ने गैर हाजिर हो जाना या किसी को नींद आ जाना, वो सारे स्टाफ की ड्यूटी का चार्ट ले लिया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, उस ड्यूटी चार्ट के मुताबिक सबके जो एरिया ऑफ जुरिडिक्शन है या काम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको चेक किया जाता है किसके पास क्या क्या काम था। नंबर 3, इन कामों के जरिए से फिर हम रेलवे पटरी के ऊपर निकलते हैं। आगे भी जिन जिन का ये काम था, वो चाहे पेट्रोलिंग वाला था, चाहे सिग्नल डाउन करने वाला था, चाहे वो स्टाफ का घंटी देने वाला था, झंडी देने वाला, हर आदमी से पूरी पूछताछ होते हुए रेलवे पटरी का मुआयना किया जाता है। जब इन तीनों चीज हो जाती हैं तब हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि यहाँ ह्यूमन एरर हुई है, मैकेनिकल एरर हुई है, या कोई ड्राइवर की गलती हुई है, या उनके किसी और स्टाफ की गलती हुई है। वो एक एक चीज मॉनिटर करने के बाद जांच में फिर हम ये नतीजे पे पहुंचते हैं कि इस गलती की वजह से ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। Am I clear? जी, हेलो, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब हादसे होते हैं तो ये कहा जाता है कि सिग्नल की गलती हो गई या मैकेनिकल एरर की तरफ ज़्यादा पॉइंट कर दिया जाता है। लेकिन आपने महत्वपूर्ण रूप से बताया कि पहले तो ये देखना होगा कि कौन कौन लोग किनकी किनकी ड्यूटी थी। ऐसा तो नहीं था, वाकई आपने महत्वपूर्ण बात कही कि ऐसा तो नहीं था कि कोई ड्रंक हो और उसके बाद ये सिचुएशन हुई हो कि ध्यान नहीं दिया गया हो, किसने लापरवाही बरती है, ये महत्वपूर्ण आधार होता है। इसके अलावा भी जो परिस्थितियां होती हैं, खास तौर से जो जिस इलाके में ये एक्सीडेंट्स होते हैं, अगर मैं यहाँ की बात करूं, बालासोर की बात करूं, हालांकि बहुत हद तक कहना चाहिए कि अब यहाँ से नक्सली मूवमेंट काफी हद तक खत्म किया जा चुका है। उसको पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम कहा जा सकता है कि उसे एंड अप किया जा चुका है। लेकिन फिर भी जो इलाका है, उस इलाके को देखते हुए प्रथम दृष्टया आप किस तरीके से इसे लेते हैं कि क्या इसमें किसी तरीके का कोई नक्सलाइट कोई इसमें इंटरफेरेंस हो सकता है, या किसी तरीके का, जैसे मैंने कहा कि कोई क्या जिहादी साजिश हो सकती है? आपका क्या शक इस तरफ भी जाता है सर इलाके को देखते हुए? मैम, जैसे ही हम स्टाफ की ड्यूटी की मॉनिटरिंग या जांच इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, उसी स्टाफ के साथ फिर हम उस एरिया की पूरी रेकी करते हैं। जितना एरिया है बालासोर का, उसके सारे एरिया की रेकी करते हैं। क्या कोई जिहादी मामला हो सकता है, क्या कोई आतंकवादी मामला हो सकता है, क्या कोई नक्सली मामला हो सकता है। वो जो ट्रेन की पटरी है उससे जो छेड़छाड़ हुई है, और इसके बाद जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टी है जिसकी ड्यूटी बनती है उस छेड़छाड़ को पकड़ना, और नंबर 2, जो स्टेशन टू स्टेशन आपस में सिग्नल चलते हैं कि भाई हम यहां से ट्रेन छोड़ रहे हैं, उसको तब पता ना कि भाई आप ट्रेन को वहां रोकिए, आगे कोई पटरी खराब है जी। वो जो बीच के पॉइंट हैं, वो चाहे साजिश का हो, चाहे नक्सली का हो, चाहे जिहादी का हो, वो पॉइंट अभी जांच का विषय है। अभी पुलिस पहले तो जो स्टाफ है उसकी ड्यूटियां, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स करने पे लगी हुई है कि आपके पास ये काम था, आपने कैसे किया, आपके पास यहां था तो आप यहां क्यों नहीं पहुंचे, आपकी सालन, क्योंकि शाम का टाइम है और इस टाइम में मैं आमतौर पे मानता हूं कि जो हमारे मुलाजिम हैं वो शराब के आदी हैं, और शराब के आदी होने के बाद उसने सोच लिया होगा कि हाँ ठीक है, सब सिस्टम ठीक है सारा, आप चिंता मत करिए, मैंने सिग्नल डाउन कर दिया है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। सिग्नल डाउन ना करने की वजह से दोनों ट्रेनों को एक ही साथ में दे दिया, तो वो सबसे बड़ा खतरे की घंटी है। वो अभी पता चलेगा। अगर जो साजिश है किसी आतंकवादी की या नक्सली की या जिहादी की, वो पटरी से छेड़छाड़ करेगा, वो सिग्नल से भी छेड़छाड़ कर सकता है, वो पटरी से भी छेड़छाड़ कर सकता है। तो ये सभी जांच के विषय हैं।
और स्त्री से अभी, क्योंकि जी। अकाउंटेबिलिटी जब फिक्स होगी तो उस वक्त हम ये नहीं कह सकते ये कि ह्यूमन एरर है या मैकेनिकल एरर है। बिल्कुल, यानी अगर वहाँ अकाउंटेबिलिटी किसी तय accountability होनी है चाहिए तो और होगी। इसीलिए पहला जो स्थिति बनती है उसमें अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। किसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है? अगर कहीं से ये गलती हुई है, जैसा कि लगातार रवि शर्मा जी बता रहे हैं कि अगर ये गलती हुई है, जिनकी अकाउंटेबिलिटी है, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभाई, तो सबसे पहले उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम कड़ी सजा का प्रावधान नहीं करेंगे तब तक ऐसे हादसे हमारे सामने आते रहेंगे, ऐसी दुखद तस्वीरें हमारे सामने आती रहेंगी। थैंक यू सो मच रणवीर शर्मा जी, आपने हमारे लिए अपना समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के साथ आपने इस चर्चा में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रखा है, क्योंकि हर जगह बात हो रही है यह हादसा हुआ है, जांच होगी, लेकिन जांच किन किन पहलुओं पर होनी चाहिए? ये हादसा ह्यूमन एरर है या फिर मैकेनिकल एरर, या इसके पीछे कोई और साजिश है? जैसा कि रणवीर शर्मा जी, जो कि फॉर्मर आईजी हैं, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। जो स्टाफ था उनसे कई ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका बिहेवियर कैसा था, क्या उनकी किसी से कोई साठगांठ तो नहीं हुई है, जिसके बाद इस बड़े हादसे के, इस बड़ी जो घटना हुई है उसकी एक साजिश रची गई। ये तमाम वो प्रश्न हैं जिसके लिए जांच शुरू की जानी है, और जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी भी स्पष्ट हो जाएगा। हमें भी इंतजार रहेगा, क्योंकि ये हादसा ही नहीं, सीधे तौर पर एक बड़ी साजिश भी हो सकती है, और अगर ये साजिश है तो जो जिम्मेदार हैं उनको कठोर से कठोर कार्रवाई हो, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, इस उम्मीद के साथ अभी बस इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।